ओके, तो पिछला मॉड्यूल सबने पढ़ा था, सबको समझ में आया? आया, राइट? ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो एपिजेनेटिक्स है उसको ही डिटेल में पढ़ेंगे एंड ट्राई करेंगे कि ये क्लास में थोड़ी सिंपल रखूं, बिकॉज हमारी पिछली क्लासेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो इसको जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल ही रखूंगी, सो दैट नेक्स्ट क्लास फिर हम थोड़ा सा और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे रखें। ठीक है, सो आप सबने पढ़ा था कि एपिजेनेटिक्स क्या होता है, करेक्ट? कुछ याद है किसी को? कोई मुझे बताएगा एपिजेनेटिक्स क्या होता है? एनीबडी? यस, कोई भी बताओ मुझे, व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स हम क्लास फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं, तो अभी फोर्थ क्लास पे हम आ चुके हैं। बताइए मुझे एपिजेनेटिक्स क्या होता है? हेलो एनीबडी? हेलो हेलो यस। मैम, माधुरी सिंह। एपिजेनेटिक मीन्स जो हमारे लाइफस्टाइल से जो चेंजेस होते हैं, मतलब जो लाइफस्टाइल में हमारा जो स्ट्रेस, डाइट या जो उनसे जो टॉक्सिन है, तो उनमें से जो चेंज होता है उससे हमारे डीएनए जो कोड होता है एयूजी वगैरह, उसमें जो चेंजेस आ गया, उसको ब्रेक हो गया, तो उसके बाद जो चेंजेस होने के बाद वो डीएनए जो काम करेगा उसको ऑन और ऑफ करने का काम एपिजेनेटिक्स मार्क्स करता है। करेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट। सो एपिजेनेटिक्स क्या होता है? एपिजेनेटिक्स इज बेसिकली, यस, एपिजेनेटिक्स होता है कि जब आपका जो जीन एक्सप्रेशन है, मतलब आपका डीएनए का कोड नहीं चेंज करता एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स मतलब सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे डाइट, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो भी आपके अराउंड आपका एनवायरमेंट है, उससे जो आपके जीन का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। मतलब डीएनए का कोड चेंज नहीं होता, पर कौन सा कोड डीएनए शो करेगा, कौन सा कोड शो नहीं करेगा, कौन सा एक्सप्रेशन शो करेगा, कौन सा एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, वो आपका एपिजेनेटिक्स डिसाइड करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था राइट कि डीएनए के ऊपर मार्कर्स होते हैं जिसे हम एपिजेनेटिक मार्कर्स कहते हैं। तो वो एपिजेनेटिक मार्कर्स ही जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपका डीएनए एक्सप्रेशन शो करेगा या नहीं करेगा। ओके, इसमें डीएनए का सीक्वेंस चेंज नहीं होता, मतलब अगर आपके डीएनए का सीक्वेंस ATGC है तो वो सीक्वेंस वो ही रहेगा, पर उस सीक्वेंस से प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा वो एपिजेनेटिक्स डिसाइड करता है। ठीक है, तो अब एपिजेनेटिक्स और म्यूटेशन के बीच में क्या फर्क हुआ? म्यूटेशन क्या होता है जो हमने पढ़ा था ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें क्या होता है? म्यूटेशन मतलब बोलिए आप। यस, कोई भी एक बोलिए चलेगा। म्यूटेशन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, वो क्या होता है? म्यूटेशन मीन सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, उसको म्यूटेशन। करेक्ट, तो वो न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, मतलब जो डीएनए का कोड है उसमें चेंज आता है। ओके, जैसे कि अगर अगर आपके पास, एक सेकेंड, AUG, जैसे अगर आपके पास ATGC ये कोड है, ठीक है, अब इस कोड में अगर चेंज आ गया, मतलब ये T की जगह अगर C बन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन, या फिर जो हमने पढ़ा SNP मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पर एपिजेनेटिक्स क्या करता है? ये कोड चेंज नहीं करता, जो ये ATGC है ना, ये कोड वैसा का वैसा ही रहेगा, पर ये कोड से प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा वो आपका एपिजेनेटिक्स डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया आपको? यस मैम। हाँ, तो एपिजेनेटिक्स में क्या होता है, आपका जो कोड है वो वैसा ही रहता है, जो आपका कोड है। फॉर एग्जांपल अगर आपका न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड का ये सेट को हम क्या कहते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम क्या कहते हैं? याद करिए, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में।
3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम क्या कहते हैं? कोडॉन। यस, कोडॉन। करेक्ट। तो जो आपका कोडॉन है ना, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर ATG है तो ATG ही रहेगा। बस ATG से जो प्रोटीन बनना है ना, वो प्रोटीन नहीं बनेगा। एपिजेनेटिक्स इस चीज को, जो ये प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, उसे रेगुलेट करता है, ठीक है। पर म्यूटेशन क्या करता है, ये कोड को ही चेंज कर देता है। ये आपका कोड चेंज होके, फॉर एग्जाम्पल अगर हो गया AGG, ओके। सो दिस इज एपिजेनेटिक्स and this is mutation. समझ में आया अभी आपको दोनों के बीच का फर्क? यस। क्लियरली समझ में आ गया सबको? क्योंकि ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका डीएनए का सीक्वेंस है, वो एपिजेनेटिक्स चेंज नहीं करता। आपका जो कोड है वो चेंज नहीं करता। बस इस कोड से आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, इस जीन का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा, वो एपिजेनेटिक्स डिसाइड करता है, ठीक है। बट अगर हम म्यूटेशन की बात करें, अगर हम SNP की बात करें, तो उसमें आपके न्यूक्लियोटाइड के कोड में चेंज आता है, ओके। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, कोई एक्सप्लेन करो मुझे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया, मतलब आपको आगे की क्लास समझ में आ जाएगी। बिकॉज हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एपिजेनेटिक्स और म्यूटेशन के बीच में क्या फर्क है। कोई explain करो मुझे। सीक्वेंस चेंज नहीं होता। एपिजेनेटिक प्रोटीन होगा या नहीं, एपिजेनेटिक डिसाइड करता है। हाँ, करेक्ट। तो एपिजेनेटिक्स में क्या होता है, कोई एक और जन मुझे बताओ, 1-2 लोग रिपीट करो सो दैट हम आगे बढ़ सकें। इपिजेनेटिक्स में है ना मैम, थ्री जो कोड दिए, मतलब जो कोडॉन है, अगर कोडॉन में एक आध दूसरा, मतलब जो ओ कोड दिए ATG से वगैरह, उसमें अगर चेंजेस आता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। और इपिजेनेटिक्स में जो कोड चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल की वजह से प्रोटीन सिक्वेशन, तो प्रोटीन्स वो बनेगा नहीं, या तो मतलब वो कोडॉन की जो चेन है वो सेम दिखेंगी, लेकिन इपिजेनेटिक्स में वो मार्कर जो है वो डिसाइड करेगा उसको ऑन करना है या ऑफ करना है। करेक्ट, परफेक्ट। तो जीन का कोड सेम रहता है, पर जीन का एक्सप्रेशन शो होगा या नहीं, वो आपका एपिजेनेटिक्स डिसाइड करता है, ठीक है। तो एपिजेनेटिक्स बेसिकली आपके जीन एक्सप्रेशन पे वर्क करता है कि आपका जो जीन है वो एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। और विदाउट चेंजिंग द डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो आपके डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आता, आपके जीन एक्सप्रेशन में चेंज आता है, दैट इज एपिजेनेटिक्स। And this is influenced by diet and lifestyle and environment, कि आपका environment कैसा है, आपका diet कैसा है, आपका lifestyle कैसा है, और आपका environment कैसा है, ठीक है। तो ये जो एपिजेनेटिक्स होता है ना, मतलब दैट इज रिवर्सिबल एंड हेरिटेबल। मतलब आप जो भी एपिजेनेटिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपका डाइट खराब है, ठीक है, डाइट खराब है, उसकी वजह से आपका जो ओबेसिटी का जीन होता है, ओबेसिटी का जीन कौन सा होता है? FTO। यस, करेक्ट। तो ये जो आपका FTO है वो आपका ट्रिगर हो रहा है एपिजेनेटिक्स की वजह से, ठीक है, कि आपका डाइट खराब है इसीलिए FTO ट्रिगर हो रहा है। पर अगर आप अपनी डाइट सही कर दोगे तो ये ट्रिगर नहीं होगा। एपिजेनेटिक्स फैक्टर यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपको ओबेसिटी वाला जीन ट्रिगर होने नहीं देंगे। अंडरस्टूड? तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि एपिजेनेटिक्स जो है वो आपका जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, एंड इट इज रिवर्सिबल, ओके। जो एजिंग है, हेल्थ है, क्रॉनिक डिजीजेस के रिस्क है, सबको आप रिवर्स कर सकते हो थ्रू एपिजेनेटिक्स। दैट इज व्हाई वी से कि डाइट, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना फोकस करते हैं डाइट और लाइफस्टाइल पे, क्योंकि ये ही आपके डीएनए के एक्सप्रेशन को हैंडल करते हैं, ठीक है। सो जो हम लाइटली लेते हैं कि नहीं डाइट से कुछ नहीं होता, लाइफस्टाइल से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइट और लाइफस्टाइल कितनी इंपॉर्टेंट है, अब आई थिंक आपको धीरे धीरे वो चीज समझ में आ रही होगी, राइट। सो अब
हमने ये तो देखा कि जो एपिजेनेटिक्स है वो जीन के एक्सप्रेशन को नहीं होने देते, ठीक है। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म्स बिहाइंड दैट कि कैसे वो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होने देते। ओके, सो फर्स्ट मैकेनिज्म इज डीएनए मिथाइलेशन, ठीक है, ये लिख लो सब। फर्स्ट मैकेनिज्म जो होता है दैट इज डीएनए मिथाइलेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जो कि की एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स होते हैं, जिन मैकेनिज्म से आपका जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है, ठीक है, कि आपका डीएनए का एक्सप्रेशन, आपके जीन का एक्सप्रेशन शो होगा या नहीं होगा, ये मेन 3 मैकेनिज्म से डिसाइड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज डीएनए मिथाइलेशन। अब डीएनए मिथाइलेशन में क्या होता है, देखो, डीएनए मिथाइलेशन में व्हाट हैपेंस इज, जो आपका डीएनए है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपका डीएनए है, ओके, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इस डीएनए स्ट्रैंड में ऐसे छोटे छोटे टैग आ जाते हैं। ये रेड कलर का आपको दिख रहा है जो मैंने ऐड किया है, yes. हाँ, तो ये आपके डीएनए में छोटे छोटे टैग या फिर लेबल आ जाते हैं, जिसे हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। मिथाइल ग्रुप मतलब CH3, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका जो जीन है वो एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। यूजुअली जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है ना, तो आपके जीन का एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपने लेबल लगा दिया कि ये, यहाँ पे आपने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब अब ये वाला जो पार्ट है डीएनए का वो एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये वाला पार्ट डीएनए का एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया, मतलब ये वाला पार्ट डीएनए का एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो सिर्फ जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं वो डीएनए का एक्सप्रेशन शो करते हैं, या फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड ये चीज कि डीएनए मिथाइलेशन क्या होता है। yes. तो डीएनए मिथाइलेशन में एक मिथाइल ग्रुप ऐड होता है एंड वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, ठीक है, टैग या लेबल के जैसे। ये जैसे ये साइट, और ये कौन से साइट पे होता है, मतलब जो आपका डीएनए का सीक्वेंस है ना, उसमें क्या होता है ATCG, राइट, ATCG। नाउ C किसके आगे बाइंड करता है, बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री। C किससे जुड़ता है, A किससे जुड़ता है, G किससे जुड़ता है, CG और A T। A T से कंबाइन होता है, A T से कंबाइन होता है और C G से कंबाइन होता है, ठीक है। C को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस। C का फुल फॉर्म बताओ मुझे, साइटोसाइन, राइट। एंड G का गुआनाइन। करेक्ट। तो जब भी मिथाइलेशन का प्रोसेस होता है ना, तो ये साइटोसाइन वाले एरिया में ही मिथाइलेशन होता है। जो G के कॉम्प्लीमेंट्री में आता है ना, तो हमेशा ही साइटोसाइन वाले में ही मिथाइलेशन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, CpG साइट, ठीक है। क्या कहेंगे, CpG साइट। तो जो आपका डीएनए है उसमें मिथाइलेशन कहाँ पे होगा, C साइट पे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, CpG साइट्स। ओके, तो जो ये आपका साइटोसाइन है, समझ में आया ना सबको। yes. जो ये आपका साइटोसाइन है ना, उसके साथ मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, 5 मिथाइल साइटोसाइन। मैम वो P का मीनिंग क्या है, CpG साइट जो लिखा है उनमें जो स्मॉल p है उसका उसका नाम दिया है CpG साइट। ओके ओके, तो साइटोसाइन के आगे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है, तो इन साइट को हम CpG साइट कहते हैं। अभी जो साइटोसाइन है उसमें जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसे कहते हैं 5 मिथाइल साइटोसाइन, ठीक है। ये एक बन गया 5 मिथाइल साइटोसाइन। और ये कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके, अंडरस्टूड। ये आपका जो साइटोसाइन है, जब उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो हम उसे 5 मिथाइल साइटोसाइन बोलते हैं। एंड नाउ अब ये डीएनए है आपका, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो गए हैं, मिथाइल टैग्स लेबल ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा
कि अब जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो गए हैं तो उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। नाउ सेकेंड जीन अगर हम देखें जो कि अनमिथाइलेटेड जीन है, उसका ट्रांसक्रिप्शन हो, अगर मिथाइलेटेड नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा, मतलब आपका डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पर अगर मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, ओके। तो ये मिथाइलेशन जो है ये आपके एपिजेनेटिक फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो मिथाइल ग्रुप्स ऐड होते हैं वो सीपीजी साइट्स पे ऐड होते हैं, इनको हम टैग या लेबल कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई सबको? नहीं। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? मैं वहां से रिपीट करती हूँ। ये क्या समझ में आया आपको? आप मुझे बताइए तो फिर मैं उसके आगे आपको करेक्ट करूंगी। जब मैम ऐड होता है ना, वहां से मुझे फिर से एक बार। तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ये आपका डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए में जब ऐसे छोटे छोटे मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो गए, तो ये जो मिथाइल ग्रुप्स है ये आपके डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देते, ओके। ये समझ में आया आपको कि आपके डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देते जब मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं? तो ये समझ में आया? हेलो, हाँ ये चीज समझ में आई कि जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं तो आपका डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जब ये छोटे छोटे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं तो आपका डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं कर पाता है। अंडरस्टूड? हाँ। तो अब ये डीएनए मिथाइलेशन होता कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। डीएनए मिथाइलेशन हमेशा साइटोसाइन पे होता है, ठीक है। साइटोसाइन पे होता है, उसे हम सीपीजी साइट कहते हैं, ओके। अंडरस्टूड? यस मैम। ये सीपीजी साइट है। नाउ जब साइटोसाइन में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसे 5 मिथाइल साइटोसाइन कहते हैं, ओके। ओके। बस इतना ही है कि आपके डीएनए में अगर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। एंड कहाँ पे ऐड होते हैं मिथाइल ग्रुप अगर हम देखें तो वो हमेशा साइटोसाइन पे ऐड होते हैं, जिसे हम सीपीजी साइट कहते हैं, ठीक है। सीपीजी साइट पे ऐड होते हैं एंड जब ऐड होता है तो उससे 5 मिथाइल साइटोसाइन के फॉर्म में वो उसका नाम चेंज हो जाता है, बिकॉज साइटोसाइन ऐड किया, अब यहाँ पे ऐड हो गया, ये देखो ये मिथाइल ग्रुप एडेड दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये वाला आम खाली था ना, यहाँ पे 5 मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया एंड इससे हम फिर टैगिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, ओके। जो साइटोसाइन में मिथाइल ग्रुप ऐड होता है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टैगिंग या लेबलिंग, ठीक है। बेसिकली जैसे कपड़ों में टैग होता है या फिर किसी भी चीज में आप टैग ऐड कर देते हैं ना, तो वैसे इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो ये देखो टैग के जैसा फॉर्मेशन हो गया एंड इस टैग की वजह से फिर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। अंडरस्टूड? यस मैम। आप समझ में आई ये चीज? यस सर। और कोई रिपीट करो जो भी मैंने बताया अबाउट मिथाइलेशन। रिपीट करोगे तो वो आपको भी और प्रॉपर्ली समझ में आएगा एंड आई विल ऑल्सो गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो कोई भी एक रिपीट करो। सिस्टोसाइन पे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, उसको 5 मिथाइल सीपीजी साइट, और उससे नहीं होता आगे। हाँ, उससे ट्रांसक्रिप्शन आगे नहीं होता, ओके। सो मिथाइलेशन, डीएनए मिथाइलेशन आपको समझ में आ गया? डीएनए मिथाइलेशन से जो आपका डीएनए है उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ओके ना। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या करता है ये मिथाइलेशन प्रोसेस। जीन्स को टर्न ऑफ कर देता है, ठीक है। टर्न ऑफ कर दिया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ओके। जीन्स टर्न ऑफ हो गए, फिर अब इससे क्या डिसाइड होता है ना, डीएनए मिथाइलेशन से यह डिसाइड होता है कि कौन से जीन्स को यूज करना है और कौन से जीन को क्वाइट रखना है, ठीक है। मतलब कौन सा जीन यूज में नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डीएनए मिथाइलेशन से डिसाइड होगा
कि कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये जीन्स को टर्न ऑफ करने में, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कौन सा जीन यूज होगा, कौन सा जीन यूज नहीं होगा, वो ये डीएनए मिथाइलेशन से डिसाइड होता है। ठीक है, अब ये किस टाइम पे इम्पोर्टेंट होता है? बॉडी के डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है, ताकि जो पता चले कि कौन सा जीन जो है वो किस चीज के लिए काम कर रहा है, एंड सडनली कोई दूसरा एक्सप्रेशन ना शो हो उसमें। लाइक जो स्किन का सेल है वो सडनली लिवर के दूसरी प्रोटीन फॉर्मेशन का सेल है, वो किसी दूसरे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, दूसरे प्रोसेसेस के लिए काम ना करे। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जीन एक्सप्रेशन, हमारा बॉडी का जीनोम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, पर हर एक प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं, करेक्ट। इसीलिए हमारे हर एक ऑर्गन का डीएनए कोड और डीएनए फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये एपिजेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर एपिजेनेटिक्स सही से काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से आपका जो भी बॉडी का प्रोसेस है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है कि जीन एक्सप्रेशन में गड़बड़ी आ जाए। जीन एक्सप्रेशन में गड़बड़ी आएगी तो वो जीन जो है वो मिसबिहेव करने लगेगा। ठीक है, ओके। देन मैंने आपको क्या बताया, कौन सा एंजाइम काम करता है ये टैग लगाने के लिए? डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके, ये कहीं पे लिख लीजिए आप। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो डीएनएमटीज कहते हैं। ओके, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज। यस, ट्रांसफरेज। ओके। नाउ ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जीन्स को टर्न ऑन या फिर ऑफ करने में हेल्प करता है राइट टाइम पे। ठीक है, तो ये बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर इम्यूनिटी, बॉडी के रिपेयर के लिए काम करता है। ठीक है, ताकि पता चले कि कौन से टाइम पे कौन से जीन को स्विच ऑन करना है, कौन से जीन को स्विच ऑफ करना है, उसमें इसका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब मिथाइलेशन से जैसे मैंने आपको बताया कि जीन्स का डिसाइड होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, करेक्ट। तो अगर बहुत ज्यादा मिथाइलेशन हो गया बॉडी में तो क्या होगा? जो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं वो भी साइलेंट हो जाएंगे, उनका भी काम करना बंद हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि मिथाइलेशन से तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, राइट? अंडरस्टूड? यस। तो अगर बहुत ज्यादा मिथाइलेशन होगा बॉडी में तो इम्पोर्टेंट जीन्स जो हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे। बट अगर बहुत कम मिथाइलेशन हो रहा है तो जो आपके हार्मफुल जीन्स हैं वो भी साइलेंस नहीं होंगे। ठीक है, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे एंड बॉडी में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ मतलब जैसे कैंसरस ग्रोथ होती है, करेक्ट, वो हो सकती है। या फिर जो जीन्स जिनका काम नहीं है बॉडी में वो काम करने लग सकते हैं। ठीक है, सो अगर मिथाइलेशन में गड़बड़ी आ जाती है तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आई ये चीज? Yes, ma'am. एक सेकेंड, हाँ, 1 सेकेंड। तो मिथाइलेशन अगर काफी ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं? हाँ, वो क्या करते हैं?
ट्रांजिशन कि आपके इम्पोर्टेंट जीन्स को भी साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक काफी कॉमन एग्जांपल है उसका ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है ना, वो क्या करता है बॉडी में, अब जो कैंसर होता है बेसिकली, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन होता है बॉडी में, मतलब बहुत ज्यादा सेल्स बॉडी में बनने लगते हैं जिनका नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी में सिर्फ दो, प्लीज आप सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉडी में सेल डैमेज होता है हर रोज, राइट। तो सेल डैमेज होता है तो नए सेल्स का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। बट कितने सेल्स बनने चाहिए वो भी आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि अगर 2 सेल में डैमेज हुआ है तो 2 ही नए सेल बनने चाहिए, करेक्ट। बट अगर आपका जो जीन है वो हेल्पफुल जीन को साइलेंट कर देगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बॉडी सिग्नल नहीं कर पाएगी कि आपको सिर्फ 2 सेल की ही जरूरत है, एंड और सेल्स बनाती जाएगी बनाती जाएगी बनाती जाएगी बनाती जाएगी। अब ये बहुत सारे सेल्स बन गए, करेक्ट, इसे हम कैंसरस या फिर ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर आपको पता है क्या होता है? हाँ, ट्यूबरक्यूलोसिस। नहीं, दैट इज टीबी। ट्यूमर इज टीबी इज डिफरेंट, ट्यूमर इज डिफरेंट। ट्यूमर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल, मतलब ऐसे अनकंट्रोल्ड सेल, बहुत ज्यादा जो सेल रहता है ना, सेल का ऐसे एक स्टैक बन जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है, उसे हम ट्यूमर सेल्स कहते हैं, जो कि बॉडी में यूज नहीं होता, उनके बॉडी के एक्स्ट्रा सेल्स है वो, उनका यूज नहीं है, बॉडी ने सिर्फ वो सेल्स बना लिए हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जो ट्रांसक्रिप्शन था उसको साइलेंट करने के लिए कोई था ही नहीं, तो बहुत सारे सेल्स बन गए, उनको हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो जितना ये ट्यूमर को रोकने के लिए बॉडी में ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए बॉडी में ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन साइलेंट हो गए तो वो ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बॉडी में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये एक्स्ट्रा सेल बन जाएंगे जिनको बॉडी को यूज नहीं है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, अगर 1 ट्यूमर बन गया, 2 ट्यूमर बन गया, ये सारे जो बॉडी को नीड ही नहीं है, इसको ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा एपिजेनेटिक्स मैकेनिज्म है वो ज्यादा भी ना हो, ज्यादा मिथाइलेशन भी ना करे और कम मिथाइलेशन भी ना करे। तो प्रॉपर अमाउंट में मिथाइलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको समझ में आया? सो अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में तो मिथाइलेशन क्या होता है, एंड अगर ज्यादा मिथाइलेशन हो जाता है तो जो इम्पोर्टेंट जीन्स हैं वो भी टर्न ऑफ हो जाते हैं, वो भी साइलेंट हो जाते हैं, तो फिर उससे आपकी बॉडी के इम्पोर्टेंट जीन्स जो हैं वो काम नहीं करते। जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि आपकी बॉडी में ट्यूमर बनने नहीं देते, कैंसर होने नहीं देते, ठीक है। लेकिन अगर मिथाइलेशन कम हो रहा है, ठीक है, तो आपके हार्मफुल जीन्स को भी ये एक्टिवेट कर सकता है, जिससे कि डिजीजेस हो सकते हैं एंड इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, ओके, बॉडी में। तो अभी क्या डीएनए मिथाइलेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो या नहीं, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप ये डीएनए मिथाइलेशन को चेंज कर सकते हो? आप डीएनए मिथाइलेशन को कंट्रोल में ला सकते हो? ला सकते मैम। करेक्ट, यस। सो डीएनए मिथाइलेशन जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है? सबसे पहले तो फूड से। फूड में जो फोलेट प्रेजेंट होता है, B12 प्रेजेंट होता है, कोलाइन प्रेजेंट होता है फूड में, वो आपको हेल्प करता है प्रॉपर मिथाइलेशन में, ना कि बहुत ज्यादा जिससे कि साइलेंसिंग हो सकती है, ना कि बहुत कम जिससे कि आपके हार्मफुल जीन्स एक्टिवेट हो, ठीक है। तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एनवायरमेंट, अगर आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है
या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स का इनटेक होता है स्मोकिंग से, अल्कोहल से, करेक्ट, तो वो भी आपके डीएनए मिथाइलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, डीएनए मिथाइलेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कि वो प्रॉपर डीएनए मिथाइलेशन नहीं होने देते, जिसकी वजह से ज्यादा साइलेंसिंग या ज्यादा एक्टिवेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है आपका लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, स्ट्रेस, स्लीप, एक्सरसाइज, इससे भी आपका डीएनए मिथाइलेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ओके, अंडरस्टूड? यस। सो ये डीएनए मिथाइलेशन आपको प्रॉपरली समझ में आ गया? देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिजेनेटिक मैकेनिज्म। अगर आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया, समझ में आया? Yes, madam. Okay, so now we will move forward to histone modification. अब हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, कोई बताओ मुझे? हिस्टोन ये काम डीएनए रैपिड के लिए काम करता है ना? डीएनए किस लिए? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में हिस्टोन काम करता है? नहीं, हिस्टोन डीएनए रैप करने के लिए काम में आते हैं। नहीं, करेक्ट। जो आपका डीएनए है ना, वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ही रैप होता है। ये आपका डीएनए है, ये आपके हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिसके अराउंड डीएनए पैक होता है, ठीक है, कंडेंस होने के लिए। मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको, जैसे थ्रेड होती है, थ्रेड का सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, उसके अराउंड ही आपका जो थ्रेड है वो रैप होता है, करेक्ट। तो वैसे ही ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिसके अराउंड आपका डीएनए रैप होता है। ओके, अगर इन हिस्टोन प्रोटीन में अगर मॉडिफिकेशन आता है तो उसे हम हिस्टोन मॉडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या होता है? अब इसमें भी टैगिंग होती है बेसिकली, जिससे कि डिसाइड होता है कि आपका जो हिस्टोन है वो टाइटली पैक होगा या लूजली पैक होगा, ठीक है। अब इसमें भी ना दो टाइप के टैग ऐड होते हैं, एक तो होता है मिथाइलेशन और एक होता है एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप अगर ऐड हुआ तो हम उसे कहते हैं एसिटाइलेशन, अगर मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ तो उसे हम कहते हैं मिथाइलेशन, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स है ना, ये डिसाइड करते हैं। अब हिस्टोन का तो काम क्या है कि वो डीएनए को रैप करके रखता है, तो अगर डीएनए प्रॉपरली रैप नहीं होते ना तो फिर आपके जीन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये डीएनए की रैपिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो दो टाइप के टैग होते हैं, ठीक है। अगर डीएनए, अब इसमें क्या होता है कि अगर जो आपका डीएनए है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो जाता है, ठीक है। अगर टाइटली पैक हो गया तो जो जीन्स है ना वो छुप जाते हैं, तो वो दो जीन्स आर हिडन, एंड अगर वो छुप गए तो फिर वो पढ़ने में नहीं आते हैं एंड कैंट बी रेड, तो उनका एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो टाइटली, बहुत ज्यादा अगर टाइट पैक है तो जो आपका जीन है वो छुप जाएगा एंड उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। पर अगर बहुत ज्यादा लूज हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा लूज हो गए तो जीन्स काफी एक्सपोज्ड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इजीली रीडिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर लूज हो गए तो अनवांटेड जीन्स भी रीडिंग में आ जाएंगे, बट अगर बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो गए तो जो इम्पोर्टेंट जीन्स है वो भी रीडिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि डीएनए की प्रॉपर पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप्स में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट ये चीज समझ में आई कि व्हाट इज हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन में ये केमिकल टैग्स ऐड होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपका जो डीएनए है वो कितना टाइटली रैप होगा, ओके। तो ये जो टैग्स है वो कंट्रोल करते हैं कि आपका डीएनए कितना टाइटली रैप होगा हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। सी, बेसिकली जो मैंने आपको दो ग्रुप बताया है ना, कि एक होता है एसिटाइलेशन और एक होता है मिथाइलेशन। अब ये क्या करते हैं, जो अगर जीन में हो गया एसिटाइलेशन, ठीक है, तो एसिटाइलेशन में जीन्स लूज हो जाते हैं काफी ज्यादा एंड जीन्स एक्सप्रेशन ऑन हो जाता है, ठीक है। ये काफी ओपन है, सी, रिलैक्सेशन, दिस इज एसिटाइलेशन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ओपन हो गए जीन्स। देन डी एसिटाइलेशन में क्या होता है कि आपके जो ये डीएनए है वो काफी ज्यादा
कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं. ओके, सो मिथाइलेशन में क्या होता है? ये चीज आपको बेसिकली समझ में आई कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है ना, उसमें केमिकल टैग्स ऐड होते हैं. केमिकल टैग्स ऐड हो गए तो उससे डिसाइड होता है कि आपके हिस्टोन के अराउंड जो डीएनए है वो कितना टाइटली या कितना लूजली पैक होगा. ठीक है, अगर टाइटली पैक है तो जो आपके जीन्स हैं वो नहीं दिखाई देते, तो वो छुप जाते हैं एंड उनका जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाता. ठीक है, पर अगर बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड हैं तो जीन्स काफी ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं एंड दे कैन बी रेड इजीली. ओके, तो एसिटाइलेशन में क्या होता है? डीएनए काफी ज्यादा लूज हो जाते हैं, जीन्स टर्न ऑन हो गए, बट अगर डी एसिटाइलेशन उनका करते हैं तो जीन टाइट हो जाते हैं और वो जीन टर्न ऑफ हो जाता है. ठीक है, तो ये एसिटाइलेशन, डी एसिटाइलेशन, ये भी आपके एपिजेनेटिक फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं. ठीक है, जीन्स काफी ज्यादा लूज थे, उनका डी एसिटाइलेशन किया तो कंडेंस हो गए, वापस से क्लोज क्रोमैटिन का फॉर्मेशन हो गया, जीन टर्न ऑफ हो गए. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ऐसे बहुत सारे आपके केमिकल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप के केमिकल टैग्स होते हैं, बट मैं आपको एसिटाइलेशन ही समझा रही हूँ अभी. ठीक है, समझा आपको कि डीएनए हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या होता है? हिस्टोन मॉडिफिकेशन में केमिकल टैग्स ऐड होते हैं जिससे जो कि डिसाइड करते हैं कि आपका जीन कितना टाइटली पैक होगा. ओके, तो अगर हम फॉर एग्जांपल एसिटाइलेशन की बात करें तो अगर जीन्स में एसिटाइल लग जाता है, ठीक है, ये आपका क्रोमैटिन है. ठीक है, अब ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन में एसिटाइल टैग्स लग गए अगर, तो ये ओपन हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं. ठीक है, पर वहीं पे अगर आपने डी एसिटाइलेशन किया तो ये वापस से क्लोज हो जाएंगे, वापस से कंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे एंड जीन्स टर्न ऑफ हो जाएंगे. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so now why is this important? अभी इसमें न्यूट्रिशन का क्या रोल है? काफी सारे ऐसे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपका जो हिस्टोन में मॉडिफिकेशन है वो होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो जैसे ब्यूटाइरेट है, ब्यूटाइरेट किस में मिलता है? फाइबर में. ठीक है, फाइबर आप जब भी फाइबर खाते हैं, मतलब जब भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनके फर्मेंटेशन से ब्यूटाइरेट बनता है आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में. ठीक है, देन एक और एग्जांपल है सल्फोराफिन. सल्फोराफिन ब्रोकली से मिलता है एंड जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं ना उससे सल्फोराफिन मिलता है. ठीक है, एंड ये जो होते हैं ना दे एक्ट एज एचडीएसी इनहिबिटर्स. एचडीएसी इनहिबिटर्स, अभी एचडीएसी क्या करता है ये देखो, ये जो एचडीएसी है ना वो आपका जो एसिटाइल, जो ये लूज हो गए हैं क्रोमोसोम, उसको वापस से टाइट पैक करता है. ठीक है, तो अगर टाइट पैक किया तो जीन्स जो हैं उनका एक्सप्रेशन टर्न ऑफ हो जाएगा. ठीक है, तो वो जो फूड है वो डायरेक्टली इस पे एक्ट करते हैं. ठीक है, इस पे एक्ट करते हैं. अगर इस पे एक्ट किया मतलब वो डीएसिटाइलेशन नहीं होने देते, मतलब जीन्स को वापस टाइटली पैक नहीं होने देते. ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये आपके जीन्स को एक्टिव रखते हैं एंड ये ओपन रखते हैं, जीन्स को एक्टिव रखते हैं, स्पेशली डिटॉक्स जीन्स, एंटीऑक्सीडेंट जीन्स, उनको एक्टिव रखते हैं. अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका डिटॉक्स वाला जीन है, ठीक है, हम डिटॉक्स वाले जीन का एग्जांपल लेते हैं. ओके, दिस इज योर डिटॉक्स जीन. ओके, अब इसमें एसिटाइलेशन है तो ये डिटॉक्स जीन आपका ओपन है. ओके, जीन का एक्सप्रेशन होगा, बॉडी में डिटॉक्स होगा. ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल आपका ये एसिटाइलेशन है इसलिए जीन ओपन है, पर अगर अब इसका डी एसिटाइलेशन हो जाता है, डी एसिटाइलेशन हो गया ये एचडीएसी का यूज करके. ठीक है, एचडीएसी एंजाइम का यूज करके, अगर ये एंजाइम यूज करके डी एसिटाइलेशन हो गया तो ये जो आपका जीन है वो वापस से कंडेंस हो जाएगा एंड एक्सप्रेशन नहीं होगा इसका, मतलब बॉडी में प्रॉपर डिटॉक्स नहीं होगा. अंडरस्टूड? Yes.
हाँ, तो प्रॉपर डिटॉक्स अगर नहीं होगा तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा एंड सारी बीमारियां बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो हमारा काम क्या है कि ये इसे ओपन रखना, ठीक है। तो इसे हम ओपन कैसे रखेंगे, जो भी फॉर एग्जांपल आपने फूड खाया, मतलब फाइबर खाया एंड ब्रोकली खाई, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाया, तो वो किस पे वर्क करेंगे, ये एचडीएसी पे वर्क करेंगे एंड एचडीएसी को इनहिबिट कर देंगे। अगर ये एचडीएसी को इनहिबिट कर दिया मतलब वापस, मतलब ये जो जीन है वो हमेशा ओपन रहेंगे, जीन कंडेंस ही नहीं होंगे, मतलब आपकी बॉडी में प्रॉपर डिटॉक्स होता रहेगा। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आई आपको कि एसिटाइलेशन क्या होता है, डीएसिटाइलेशन क्या होता है, एंड ये जो आपका फूड है वो कैसे वर्क करता है। समझ आया आपको? सुसी बेसिकली यस क्या, मैम। हाँ बट बेसिकली क्या मैम है। मैम वन क्वेश्चन था, पिछली वाली स्लाइड दिखाई नहीं, एसिटाइल और डीएसिटाइल, हाँ ये वाली स्लाइड, इसमें अगर ये जो डीएनए है ये खुले हैं बराबर, तो एडीएनसी एंजाइम के मतलब वो जो एंजाइम के साथ से ये ज्वाइन हो जाएंगे बराबर, मतलब वो नॉर्मल हो जाएगा बराबर, डिटॉक्स के नीचे जो आपने सर्कल किया है वो, तो वो मतलब हमारे लाइफस्टाइल से वो डिसाइड करेगा कितने टाइम तक वो ऐसे क्लोज ही रहेंगे, उसको कुछ Correct. चांसेस है बाद में अगर वो खुल भी सकते हैं क्या? सी बेसिकली क्या है, देखो वन सेकेंड ना, वन सेकेंड मैं वापस आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सी नाउ ये आपका क्रोमैटिन है, ठीक है, ये लूजली पैक्ड है, लूज, ठीक है, लूज मतलब ओपन है, ठीक है, इसमें एसिटाइल ग्रुप्स एडेड है, ये एसिटाइल ग्रुप्स, ये जो रेड रेड मैंने ऐड कर दिए ना, ये एसिटाइल ग्रुप एडेड है, ये आपका है डिटॉक्स का जीन, ठीक है। डिटॉक्स का जीन लूज है तो ये काम कर रहा है, ओके, बॉडी में डिटॉक्स हो रहा है, ठीक है, दिस इज एसिटाइलेशन, ओके। एसिटाइलेशन मतलब ये एसिटाइल ग्रुप्स एडेड है, ठीक है। बट नाउ अभी क्या होगा, अब आपने ये एचडीएसी का एचडीएसी एंजाइम यूज करके आपने इसको कंडेंस कर दिया, ओके, कंडेंस कर दिया एचडीएसी एंजाइम का यूज करके। ठीक है, अब एचडीएसी एंजाइम का यूज कर दिया तो ये जो डिटॉक्स वाला जीन था उसमें से एसिटाइल हट गया एंड ये डिटॉक्स वाला जीन अब काम नहीं करेगा, ओके। ये समझ में आई, दिस इज एसिटाइलेशन एंड डीएसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप ऐड होते हैं, जीन लूज होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका डिटॉक्स वाला जीन है तो ये काम करेगा, पर एचडीएसी का यूज करके आपका जीन जो है वो कंडेंस हो गया, तो अब ये कंडेंस हो गया तो डिटॉक्स वाला जीन काम नहीं करेगा, डीएसिटाइलेशन हो गया इसका। अब जो भी आपने फूड खाया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फाइबर रिच फूड खाया, ठीक है, या फिर आपने क्रूसीफेरस वेजिटेबल खाया जो कि आपको सल्फोराफेन देते हैं, फाइबर खाया जो आपको ब्यूटारेट देते हैं, अब ये क्या करते हैं, ये आपके एचडीएसी एंजाइम पे वर्क करते हैं, ये एचडीएसी एंजाइम को स्टॉप कर देते हैं। अगर ये एंजाइम स्टॉप हो गया तो ये जो डीएसिटाइलेशन का प्रोसेस है वो नहीं होगा, ये प्रोसेस अगर नहीं होगा तो डिटॉक्स वाला जीन काम करता रहेगा। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, तो आपका डाइट पे डिपेंड करता है कि अगर आप अपनी डाइट में फाइबर कम कर देते हो, फाइबर बंद कर देते हो एंड आप बहुत समय तक वैसा ही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो फिर आपके बॉडी का डिटॉक्स स्विच ऑफ हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये एचडीएसी को इनहिबिट करने के लिए कुछ है ही नहीं आपकी डाइट में। अभी आप अगर खाने में फाइबर ले रहे हो, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स ले रहे हो, ये सिर्फ मैं 2 फूड का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि अगर आपने ये 2 फूड लिया तो आपकी बॉडी में क्या होगा कि ये एचडीएसी एंजाइम पे वर्क करेंगे, उसको इनहिबिट करेंगे एंड डिटॉक्स होते रहने देंगे, ठीक है, डिटॉक्स वाले जीन को एक्टिव रखेंगे। बट अगर आपने डाइट में फाइबर नहीं लिया, अगर हेल्दी फूड नहीं लिए, तो वो ये एचडीएसी इनहिबिटर पे काम नहीं करेगा एंड ये वाला प्रोसेस स्मूथली होता रहेगा। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, तो ये चीज आपको डिफरेंस समझ में आई ना? मैम यस मैम। हाँ, तो आपको समझ में आया कि क्यों इम्पोर्टेंट है फाइबर और हेल्दी फूड? यस मैम।
ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपने आज खाया तो वो आपके लिए जिंदगी भर चलेगा, आपको हमेशा कांस्टेंट उस चीज को फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमेशा एक वो पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल होना चाहिए वो आपके लिए, कि आपने अगर आज और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक दिन नहीं लिया तो ये काम नहीं करेगा, थोड़े टाइम तक तो आपकी बॉडी में उसका स्टोर रहता है ना। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 3-4 दिन ऐसा किया कि आपने 3-4 दिन फाइबर नहीं लिया, दैट इज ओके, बट वो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली अपने फूड में फाइबर रख रहे हैं, कंसिस्टेंटली अपने फूड में फ्रूट्स रख रहे हैं, कंसिस्टेंटली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रख रहे हैं। तो जितना आपके फूड में इन सब चीजों का सोर्सेज रहेगा उतने ही आपके जीन्स वैसे वर्क करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपके फूड जीन लेवल पे जाके इफेक्ट करते हैं। समझ में आया ना? यस मैम। ओके, सो ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या होता है ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये हिस्टोन मॉडिफिकेशंस भी आपके बॉडी में डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी कौन से जीन पे वर्क करेगी, कौन से जीन्स पे रिएक्ट करेगी। सो दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट, इम्यूनिटी, कैंसर प्रिवेंशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब में ये सारे हिस्टोन मॉडिफिकेशंस, डीएसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ये सब कुछ काम करता है, ठीक है। तो अगर हिस्टोन रेगुलेशन गलत हो गया, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या करेंगे, गुड जीन्स को साइलेंट कर देंगे और हार्मफुल जीन्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपका ये इधर पे गड़बड़ी आ गई, ठीक है, तो ये आपका जो डिटॉक्स वाला जीन है उसको साइलेंट कर देंगे, अंडरस्टूड। तो वैसे ही हिस्टोन्स रेगुलेट होते हैं। अगर हिस्टोन रेगुलेशन सही नहीं हो रहा है तो गुड जीन साइलेंट हो जाएंगे या फिर हार्मफुल जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो ये तो मैंने आपको HTAC इनहिबिट करने के लिए बताया कि जिससे डिटॉक्स जीन ऑफ ना हो। ऐसे ही बहुत सारे जीन्स हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है एंड बहुत सारे तरीके से वो आपकी बॉडी में वर्क करते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हर जीन एक्टिव हो वो अच्छा हो। कुछ कुछ जीन्स हमें क्लोज भी चाहिए होता है क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं, करेक्ट, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। Yes ma'am. Then 1 second. Now histone modification आपको समझ में आया ना? Yes. 1 second. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे माइक्रो आरएनएस कि जिन्हें हम mRNAs कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे इफेक्ट करते हैं आपके जीन के एक्सप्रेशन को। हमने पढ़ लिया मिथाइलेशन, हमने पढ़ लिया हिस्टोन मॉडिफिकेशन, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो आरएनएस कि माइक्रो आरएनए क्या होते हैं एंड वो कैसे आपकी जीन के एक्सप्रेशन को, डीएनए के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ना माइक्रो आरएनएस क्या होते हैं? आरएनए आपको याद है क्या होता है और आरएनए का काम क्या होता है? आरएनए का काम क्या होता है, कोई मुझे बताओ। व्हाट इज आरएनए एंड व्हाट डज इट डू, हाउ डज इट वर्क? बोलो। अच्छा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है? सिंगल स्टैंड। सिंगल स्ट्रैंडेड, यस करेक्ट। तो जब भी क्या काम होता है आरएनए का, आरएनए कौन से स्टेप पे आता है हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में? मैसेंजर आरएनए। करेक्ट, डीएनए से बनता है आरएनए। वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यस करेक्ट। तो ये ट्रांसक्रिप्शन से बनता है आरएनए, ठीक है। आरएनए जो होते हैं, अब माइक्रो आरएनए क्या होते हैं? माइक्रो का मतलब पता है? छोटे छोटे एकदम। यस करेक्ट। तो ये माइक्रो आरएनए छोटे छोटे आरएनए होते हैं जिसमें सिर्फ 22 लेटर्स होते हैं, 22 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 22 लेटर्स, 22 न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जो एक TGC मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए, ठीक है।
ऐसे करके सिर्फ 22 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं एक स्मॉल माइक्रो आरएनए में। देख लो कहीं पे। ओके, सो ये क्या करते हैं, अब ये सिर्फ 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है तो ये खुद से प्रोटीन नहीं बनाते, पर अब जब एक बार मैसेंजर आरएनए बन गया ना तो उसको रेगुलेट करते हैं कि उससे न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो ये डीएनए से आरएनए बन गया, अभी तक जो हम प्रोसेस पढ़ रहे थे डीएनए मिथाइलेशन का, हिस्टोन मॉडिफिकेशन का, वो डीएनए से आरएनए ही नहीं बनने देते थे। ठीक है, पर ये जो माइक्रो आरएनए है वो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाले स्टेप में काम करते हैं कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, पर ये एमआरएनए जो है वो डीएनए वो प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा वो ये माइक्रो आरएनए डिसाइड करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड कि ये प्रोसेस डिफरेंट कैसे है? अंडरस्टूड? तो ये एमआरएनए को रेगुलेट करते हैं कि जो एमआरएनए बना है उससे प्रोटीन फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड ना? यस मैम। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डू दे वर्क? अब ये काम कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं, जो ये माइक्रो आरएनए है ना, माइक्रो आरएनए है वो क्या करते हैं, एमआरएनए पे जाके स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, अगर एमआरएनए पे जाके स्टिक हो गए मतलब ये आपका एमआरएनए है, एमआरएनए पे जाके ये माइक्रो आरएनए स्टिक हो जाता है। अब चिपक गया यहाँ पे जाके। अब माइक्रो आरएनए जब स्टिक हो जाता है ना तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होने देता एंड ये एमआरएनए को यूज में आने नहीं देता। ठीक है, एंड ये जो एमआरएनए है ना उसको डिस्ट्रक्शन, उसका डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क कर देता है। ठीक है, अंडरस्टूड? मतलब देखो, अब ये जो एमआरएनए है ये आपका एमआरएनए है। ठीक है, इसमें माइक्रो आरएनए अटैच हो गया। अब माइक्रो आरएनए अटैच हो गया ना तो ये क्या करता है, अब माइक्रो आरएनए अटैच हो गया तो वो ब्लॉक हो जाता है, इससे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता। एंड क्योंकि ये टैग लगा दिया इसमें माइक्रो आरएनए अटैच हो गया, मतलब अब बॉडी को पता चल जाता है कि इस एमआरएनए को डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना है इसको ताकि आगे कभी भी इस एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एमआरएनए को परमानेंटली चॉप ऑफ कर देता है, परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने के लिए लेकर जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? 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 ये चीज नहीं समझ में है किसी को? इजी है, आपका ये एमआरएनए है ना, एमआरएनए पे जाके आपका माइक्रो आरएनए अटैच हो गया। अब माइक्रो आरएनए अटैच हो गया तो बॉडी को पता चल जाता है कि इसमें से अब ये आरएनए ब्लॉक हो गया है, मतलब इसमें माइक्रो आरएनए अटैच हो गए, मतलब ये आरएनए एमआरएनए जो है वो ब्लॉक हो गया एंड अब इसको आगे यूज नहीं कर सकते, इससे आगे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। अंडरस्टूड? एंड अब इस एमआरएनए को डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि इसमें माइक्रो आरएनए अटैच हो गया, मतलब लेबल आ गया कि इसे डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, मतलब ये एमआरएनए यूजलेस है तो अब इसे हमें डिस्ट्रॉय करना है। अंडरस्टूड? यस मैम। समझा ना? कोई मुझे समझाओ मैंने क्या बताया, माइक्रो आरएनए क्या होता है, माइक्रो आरएनए क्या होता है, वो कैसे जीन रेगुलेशन को हेल्प करता है? ये जो आरएनए का स्ट्रक्चर दिखा है ना वहाँ पे ना मैम, एमआरएनए के छोटे छोटे ऑर्गन्स स्टिक हो जाते हैं। अगर वो स्टिक हो जाते हैं तो आगे समझ में आता है कि वो मतलब काम कर नहीं रहा, उसका कुछ यूज ही नहीं होगा, तो उसको डिस्ट्रॉयड कर आगे प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही नहीं उसका। इसके लिए वो वहां पे वो मतलब मैसेज देता है कि उसको डिस्ट्रॉयड करने का। करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट।
तो वही होता है माइक्रो आरएनए। एंड इस माइक्रो आरएनए वाले जो प्रोसेस, माइक्रो आरएनए वाला जो प्रोसेस है ना, उसे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद, पोस्ट मतलब बाद होता है, करेक्ट। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये प्रोसेस काम करता है। जैसे कि मैंने बताया डीएनए से आरएनए बन गया, उसके बाद माइक्रो आरएनए आते हैं, माइक्रो आरएनए यहाँ पे स्टेप करते हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होने देते, करेक्ट। तो इसे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कहते हैं। लिख लो कहीं पे, माइक्रो आरएनए जो होता है दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। अंडरस्टूड कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला प्रोसेस है ये, ओके। एंड ये बॉडी में कितना प्रोटीन बनेगा उसका हेल्प करते हैं। बेसिकली ट्रैफिक सिग्नल के जैसा काम करते हैं कि अभी जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, ये इसने देख लिया कि हमारे ने आ रहा है, इसका यूज नहीं है, तो उसको ब्लॉक कर दिया कि नहीं अब तुम आगे नहीं जा सकते, ओके। अंडरस्टूड। नाउ अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन, फैट स्टोरेज है, मेटाबॉलिज्म है, ब्रेन के डेवलपमेंट है, कैंसर, क्रॉनिक डिजीजेस, ये सब पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर माइक्रो आरएनए के लेवल्स में चेंज हो गया, मतलब जितने माइक्रो आरएनए चाहिए, क्योंकि अब टैगिंग करने के लिए भी तो माइक्रो आरएनए चाहिए ना। अगर बॉडी में प्रॉपर माइक्रो आरएनए नहीं होंगे तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन से एमआरएनए को यूज नहीं करना है। एंड अगर उतना नहीं है तो अगर बॉडी डिटेक्ट भी कर रहा है कि इस एमआरएनए का यूज नहीं है तो उसको लेबल नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइक्रो आरएनए है ही नहीं। तो अगर माइक्रो आरएनए का लेवल कम हो गया बॉडी में तो वो क्या करेगा, एमआरएनए पे जाके स्टिक नहीं होगा एंड एमआरएनए फिर प्रोटीन फॉर्मेशन करता रहेगा, करेक्ट। तो इसीलिए एमआरएनए लेवल्स इंपॉर्टेंट है, माइक्रो आरएनए के लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर माइक्रो आरएनए के लेवल्स कम होते हैं तो उससे ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, काफी सारे मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग हैं ना जिनको ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीजेस है, ये सब है, उनका जब टेस्ट किया काफी सारा तो उसमें ये भी देखने को मिला कि उनके बॉडी का माइक्रो आरएनए का लेवल गड़बड़ था, उनके माइक्रो आरएनए के लेवल्स बॉडी में प्रॉपर नहीं थे। अंडरस्टूड। तो अब ये जो माइक्रो आरएनए के लेवल्स होते हैं ना, वो आपके डाइट पे डिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्टिविटी को भी उनके इन्फ्लुएंस करते हैं एंड कितना माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है डाइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पॉलीफेनॉल्स की, पॉलीफेनॉल्स मिलता है आपको ग्रीन टी, टर्मरिक से, बेरी से, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, ये सब चीजों से आपको पॉलीफेनॉल्स मिलते हैं। ग्रेप्स में भी पॉलीफेनॉल्स थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो आपके वो चेंज करते हैं कि कैसे कुछ माइक्रो आरएनएस कैसे वर्क करेंगे, तो वो हेल्प करते हैं कि आपके माइक्रो आरएनएस बेटर वे में कम करें, ठीक है। बट अगर आप ऐसा डाइट लेते हो जिसमें शुगर ज्यादा है या फिर अनहेल्दी फैट ज्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं, बॉडी में दे कैन इंक्रीज हार्मफुल माइक्रो आरएनएस, ठीक है। तो अगर हार्मफुल माइक्रो आरएनएस ज्यादा हो जाते हैं ना बॉडी में, तो वो इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं एंड ऐसे जीन्स को एक्टिव कर सकते हैं। एंड जो नॉन इन्फ्लेमेटरी वाले जो आपके जीन्स है ना, उसको टैगिंग नहीं करते एंड बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो डाइट है, आपका जो न्यूट्रिशन है, वो इस हेल्दी वे में हो, ताकि आपका जो माइक्रो आरएनए का लेवल है वो भी प्रॉपर रहे, ठीक है। ना आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने तीनों स्टेप में देखा ना कि न्यूट्रिएंट्स आपके एपिजेनेटिक्स को चेंज करते हैं, करेक्ट। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सर्व करते हैं एज मिथाइल डोनर्स, मतलब मिथाइल डोनर्स के जैसे काम करेंगे तो मिथाइलेशन के स्टेप में हेल्प करेंगे, ठीक है। एंजाइमेटिक कोफैक्टर के जैसे वर्क करेंगे, तो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, हिस्टोन मॉडिफिकेशन में एंजाइम्स काम करते हैं, तो वो एंजाइम्स के हेल्प से या तो जीन टर्न ऑफ होता है या फिर
जीन लूजली पैक्ड होता है तो वो जीन टर्न ऑन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एपिजेनेटिक मतलब यहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स ही काम करते हैं, ठीक है। देन न्यूट्रिएंट्स ही रेगुलेट करते हैं कि आपकी बॉडी में माइक्रो आरएनए का लेवल कितना होगा, करेक्ट। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में अगर हम बात करें तो आते हैं फोलेट, विटामिन B12, कोलाइन, मिथियोनाइन, पॉलीफेनॉल्स एंड सल्फोराफिन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके एपिजेनेटिक्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आप लिख कर रखो। देन आगे चल के मैं आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज भी बताऊंगी, ओके, अंडरस्टूड। यस। सो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको कि न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो वो कैसे आपकी बॉडी को कैसे आपके एपिजेनेटिक फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फोलेट डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जीन का मिथाइलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने लगते हैं, ठीक है। ये आपको ये दिख रहा है, एक बेबी के न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ, तो ये अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे फोलेट की डेफिशिएंसी है तो दिस कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिससे कि और भी बेबी को और भी सारी काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो इसके लिए आपको क्या मेक श्योर करना चाहिए? फोलेट ज्यादा खाना चाहिए। ये सो क्या होता है ना कि यूजुअली लोग प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप सोच रहे हैं प्रेगनेंसी का तो वो प्रेगनेंसी प्लान करो, ताकि उस टाइम पे आप फोलेट के सप्लीमेंट्स ले सको एंड अपनी डाइट को प्रॉपर रख सको। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी जब आप कंसीव करते हो ना, वो टाइम पे भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टाइम पे ही आपकी बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी है तो उससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये कंप्लीटली क्लोज नहीं होता, जिससे कि अब आपके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, तो अगर वो नर्व का डैमेज हो रहा है तो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में भी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और ये तभी होता है यूजुअली जब इनिशियल डेज होते हैं प्रेगनेंसी के, जब यूजुअली मदर को पता भी नहीं होता है दैट शी इज प्रेग्नेंट, करेक्ट। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बेबी के ब्रेन के लिए, बेबी के स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के लिए फोलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी दैट यू आर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी, ओके। एंड साथ ही में अगर हम इसका ओवर न्यूट्रिशन की बात करें तो अगर बहुत ज्यादा कैलोरिक इनटेक है मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उससे क्या होता है कि जो बेबी है ना उसके एपेटाइट रेगुलेशन जीन्स, मतलब आपकी बॉडी में ऐसे भी जीन्स होते हैं जो कि आपका एपेटाइट, आपकी भूख को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम पे काफी ज्यादा खाया जितना उसको भूख नहीं, यूजुअली क्या होता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स में जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है, इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट, तो वो टाइम पे उनको ज्यादा फूड खिलाते हैं ये कह के कि उनको 2 लोगों के खाने की जरूरत है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो एक प्रॉपर कैलोरीज होती हैं, बस आपको उसको प्रॉपर बैलेंस में खाना होता है कि आपके फूड में वो प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। बल्कि अगर आप उनको ज्यादा खिला रहे हैं उस टाइम पे तो उससे क्या होगा कि जो मदर है वो भी ओबीस हो जाएगी, उस टाइम पे उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जितना नहीं बढ़ना चाहिए उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड साथ ही साथ जो उसके बेबी है, ठीक है, बेबी की बॉडी में भी जो एपेटाइट रेगुलेट करने के जीन्स होते हैं, मतलब जो भूख रेगुलेट करने के जीन्स होते हैं ना, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मदर ज्यादा खा रही है तो बेबी को लगेगा कि मुझे हमेशा जिंदगी भर ज्यादा ही खाना है, ठीक है। तो उसका जो एपेटाइट रेगुलेट होगा ना, वो वाली जो जीन है वो एक्टिव हो जाएगी, मतलब वो एक्टिव नहीं होगी, एंड उससे उसको पता नहीं लगेगा कि उसकी भूख कितनी है उसको, एंड उससे क्या होगा कि ज्यादा कैलोरीज इनटेक होगी एंड उनको ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? ये वाली चीज समझ में आई? समझ में आई ये चीज?
दैट वाई प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हो, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो जिनकी आपकी बॉडी को नीड ही नहीं है, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो, तो वो आपके बेबी पे भी इफेक्ट करता है एंड वो लेटर ऑन वो उनको ओबीज कर सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो करक्यूमिन आपको मिलता है टर्मरिक से। ठीक है, एंड EGCG, ठीक है, वो आपको मिलते हैं ग्रीन टी से। ओके, तो ये जीन्स क्या करते हैं बॉडी में? वन सेकेंड ना। ये जो जीन्स है ना, ये दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी जीन्स। तो वो क्या करते हैं, आपके जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू हिस्टोन मॉडिफिकेशन एंड जो माइक्रो आरएनए का मॉडिफिकेशन है उस पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। तो आप समझ रहे हो कि न्यूट्रिएंट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक स्टेप पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग योर एंटायर लाइफ टाइम। जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स ही आपकी बॉडी के हर एक जीन को इफेक्ट करते हैं, हर एक डीएनए का जो ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उस पर वर्क करते हैं। अंडरस्टूड? आपका जो डाइट है वो कैसे आपके जीन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ ली ना अभी कि डाइट इन्फ्यूज्ड एपिजेनेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, नाउ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करके आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। करेक्ट? तो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, मतलब जो डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना उसे एक्टिवेट करते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन डी है, जो आपका विटामिन, आप अगर विटामिन डी लेते हो ना डाइट में, तो वो आपके वीडीआर जीन्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये वीडीआर जीन्स को अगर एक्टिवेट किया तो वो क्या करते हैं, आपके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो विटामिन डी है वो इस पे वर्क करता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो, समझ में आ रहा है ना? ये सब सर सिंपल, आपको राइट डाउन करना है। जैसे फोलेट डेफिशिएंसी से क्या होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि फोलेट डेफिशिएंसी में पूछूंगी, फोलेट डेफिशिएंसी से क्या होता है, जीन मिथाइलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बॉडी में हो सकते हैं। ठीक है, देन अगर ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, मैटरनल ओवर न्यूट्रिशन है अगर, तो एपेटाइट रेगुलेशन जीन्स जो है वो ऑल्टर हो जाते हैं एंड उससे ओबेसिटी हो सकती है। अंडरस्टूड? ये चीज आप कहीं पर लिख लो, फोलेट डेफिशिएंसी से इम्प्रॉपर जीन मिथाइलेशन होता है। जीन मिथाइलेशन हमने पढ़ लिया, फोलेट की डेफिशिएंसी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो इम्प्रॉपर जीन मिथाइलेशन हो जाता है जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का रिस्क बढ़ जाता है। अगर ओवर न्यूट्रिशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उससे एपेटाइट रेगुलेशन के जीन्स ऑल्टर होते हैं। अगर एपेटाइट प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो रहा तो ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है, देन करक्यूमिन और EGCG जो है, जो कि EGCG जो है वो आपको ग्रीन टी से मिलता है। ओके, ये आपकी बॉडी में जीन एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं थ्रू हिस्टोन मॉडिफिकेशन और माइक्रो आरएनए का मॉड्यूलेशन करके। अंडरस्टूड? समझा ना आपको? यस मैम। तो वैसे ही अगर हम विटामिन डी की बात करें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये क्या करता है, वीडीआर जीन को एक्टिवेट करता है जिससे कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है, तो विटामिन डी और कैल्शियम साथ साथ काम करते हैं। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में तो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होने लगती है। ठीक है, देन कुछ जीन्स आपकी बॉडी में ऐसे होते हैं जो कि मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं आपकी बॉडी, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी जीन्स को सप्रेस
सप्रेस करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी जीन्स को सप्रेस करते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी जीन्स को अगर सप्रेस कर देंगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो काफी सारी बीमारियों का जड़ ही इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। स्किन की जितनी मेजरली कंडीशंस होती हैं, देन ओबेसिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, बहुत सारी डिजीज होती है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होने की वजह से ही होती है, ठीक है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो omega-3 फैटी एसिड्स जो है ना वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी जीन्स को सप्रेस करते हैं, ओके, अंडरस्टैंड। राइट डाउन कर लो कहीं पे ये अपने वर्ड्स में, ताकि आपको याद रहे, ओके। देन डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ जीन्स होते हैं बॉडी में जो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन को एक्टिवेट करते हैं, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में भी पढ़ा था, जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है वो एक्टिवेट करते हैं आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन को एनहांस करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ में आया ना आपको? हेलो, ये न्यूट्रिएंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं ये समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, नाउ अब हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि कैसे। नाउ दिस केस स्टडी का नाम क्या है कि हाउ ब्रोकली चेंज्ड मीराज जीन, ठीक है। एक लड़की है मीरा नाम की, उसको उसके जीन्स को ब्रोकली ने कैसे चेंज किया, एक सिंपल फूड के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई रीड करेगा ये केस स्टडी क्या है यहाँ तक का? एनीबडी वांट्स टू रीड इट कि उसका हिस्ट्री क्या है? दिख रहा है ना स्क्रीन में सबको? हेलो, A 34-year-old software engineer, she been struggling with fatigue, frequent headaches, and poor digestion. Her family has a history of breast cancer, and she is increasingly interested in preventing chronic illness through diet. ठीक है, तो आपको इससे क्या समझ में आया? एक मीरा नाम की लड़की है, मीरा नाम की एक फीमेल है, उसका एज 34 है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शी इज स्ट्रगल विथ फैटिक, फ्रीक्वेंसी हेडेक, उसको है ना हमेशा के लिए मतलब हेडेक होता है और उसका डाइजेशन सिस्टम भी खराब है, पर लेकिन उसके फैमिली में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, उसके घर में कोई ब्रेस्ट कैंसर वाला हिस्ट्री है कि शी इज इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन प्रिवेंटिंग क्रोनिक इलनेस थ्रू डाइट। तो वो सोच रही है कि मुझे वो कुछ आना नहीं चाहिए, इसलिए वो डाइट के थ्रू वो मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ मेरे बॉडी में आना नहीं चाहिए, वो डाइट के थ्रू निकालना चाह रही है। करेक्ट। तो नाउ उसने क्या किया, शी टेक्स अ न्यूट्रिजोनोमिक टेस्ट, ठीक है। उसने न्यूट्रिजोनोमिक टेस्ट करवाया, उसको उसमें पता चला कि उसकी जो GST जीन है, ठीक है, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज जीन, ये एक टाइप का जीन होता है, ठीक है। इसमें शी फाउंड कि उसका जो वेरिएशन है GST जीन, और ये जो जीन होता है ना ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज जीन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। ये जीन जो है वो डिटॉक्सिफाई करने के लिए हेल्प करता है हार्मफुल कंपाउंड्स को, ठीक है। तो उसको दिखा, जिसने न्यूट्रिजोनोमिक टेस्ट करवाया उसमें उसको पता चला कि जो GST जीन है उसमें वेरिएंट प्रेजेंट है। तो व्हाट एंड इसकी वजह से उसकी बॉडी में जो इट इज रिड्यूस्ड, दैट इज लीडिंग टू रिड्यूस्ड एक्टिविटी और ऑफ हर डिटॉक्स जीन, ठीक है। तो उसके सेल्स में प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हो पा रही है, बॉडी में प्रॉपर डिटॉक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड उसने ब्लड टेस्ट करवाया, तो ब्लड टेस्ट में पता चला कि उसको जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स है ना बॉडी में वो भी कम है, ठीक है।
तो ना उसको जीन टेस्ट से क्या पता चला कि उसके जो डिटॉक्स जीन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें वेरिएशन है, ठीक है। नाउ अब हम कैसे कैसे डाइट से उसको चेंज कर सकते हैं, उसके जीन में चेंज है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन वाला जीन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो अब उसने क्या किया, अब वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई एंड उसके न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन किया, न्यूट्रिशनिस्ट ने क्या ऐड किया, सल्फोराफेन। हमने पढ़ा था सल्फोराफेन के बारे में पीछे, Yes. so she added sulforaphane. अब उसने क्या रिकमेंड किया, ब्रोकली, स्प्राउट्स और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लाइक केल, कैबेज, कॉलीफ्लावर खाने के लिए बोला उसको 4 से 5 बार हफ्ते में, ठीक है। ये क्या है, ब्रोकली, स्प्राउट, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, दे आर रिच इन सल्फोराफेन विच इज अ पावरफुल फाइटोकेमिकल, ठीक है। अब सल्फोराफेन क्या करता है, NRF2 जीन, उसको NRF2 को एक्टिवेट करता है, जो कि एज ए स्विच काम करता है डिटॉक्स और एंटीऑक्सीडेंट जीन्स के लिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये दिस एक्ट्स एज अ नेचुरल HDAC इनहिबिटर। HDAC इनहिबिटर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, विच वर्क्स इन हिस्टोन डीएसिटाइलेशन, जिससे कि डिटॉक्स जीन्स जो है वो स्विच ऑन रहते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके से काम करता है, एक तो डिटॉक्स जीन्स के लिए स्विच का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट जीन्स के लिए स्विच का काम करता है, साथ ही साथ HDAC इनहिबिटर की तरह भी काम करता है, जिससे हिस्टोन्स में डीएसिटाइलेशन नहीं होता, ठीक है, जिससे कि डिटॉक्स जीन्स स्विच ऑन रहते हैं। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में है कि कैसे सल्फोराफेन काम करता है? नहीं मैम, ये समझ में नहीं आया। ये HDAC इनहिबिटर वाला हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि आपका जो जीन है वो एसिटाइल है तो वो डिटॉक्स का जीन एक्टिव रहेगा, पर अगर उसमें डीएसिटाइलेशन हो जाएगा तो ये डिटॉक्स के जीन स्विच ऑफ हो जाएंगे। एंड ये डीएसिटाइलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, HDAC इनहिबिटर, करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा था ना सल्फोराफेन, ब्रोकली जो है वो ये HDAC इनहिबिटर पे काम करता है, इसको काम करने नहीं देता। तो अगर HDAC इनहिबिटर काम नहीं करेगा तो डिटॉक्स वाले जो जीन्स हैं वो काम करने स्टॉप नहीं होंगे। अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ, तो वही वहां पे हमने मेंशन किया है कि अगर हमने उसको ब्रोकली दिया तो ब्रोकली से उसके जो नेचुरल HDAC इनहिबिटर की तरह भी काम करता है ब्रोकली, प्लस NRF2 को भी एक्टिवेट करता है। NRF2 क्या होता है, इट इज अ मास्टर स्विच फॉर डिटॉक्स एंड एंटीऑक्सीडेंट जीन्स, ठीक है। तो डिटॉक्स और एंटीऑक्सीडेंट जीन्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, NRF2। अंडरस्टूड? सो इससे क्या हुआ, एपिजेनेटिक इम्पैक्ट क्या आया उसकी बॉडी में कि हमने ब्रोकली दिया, उससे पहले क्या था, पहले जो डिटॉक्स वाले जीन्स थे वो साइलेंस हो गए थे ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, उसके जीन्स में वेरिएंट था, ठीक है, तो उससे उसके बॉडी के डिटॉक्स जीन काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। पर हमने उसको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स दिया जिसकी वजह से उसके जीन्स वापस से एक्टिवेट हो गए सल्फोराफेन की वजह से, ठीक है। नाउ पहले क्या था, क्योंकि डिटॉक्स नहीं हो पा रहा था बॉडी में तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोड था बॉडी में, जिसकी वजह से उसको हेडेक हो रहा था, फटीग हो रहा था, ठीक है। बट नाउ अब डिटॉक्स हो रहा है बॉडी में तो सिम्टम्स रिड्यूस हो गए हैं, डिटॉक्स इंप्रूव हो गया है, ठीक है। देन पहले एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा था बॉडी में, बट हमने उसका अभी एंटीऑक्सीडेंट जीन भी एक्टिवेट कर दिया थ्रू NRF2 एक्टिवेशन, तो उसका ग्लूटाथायोन प्रोडक्शन, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ गया, ठीक है। अंडरस्टूड? तो उसको कैसे इफेक्ट दिखा इसका, समझ में आया? समझ में आया? तो अब उसको क्या होगा कि आफ्टर फ्यू वीक्स उसको उसके एनर्जी लेवल्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा, उसके डाइजेशन में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, उसका हेडेक भी कम हो जाएगा, ठीक है, उसके ब्लड मार्कर्स में भी एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस जो है वो भी बेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे फूड ने उसके जीन्स पे इम्पैक्ट किया? अंडरस्टूड? समझ में आया ना कि यहाँ पे क्या हुआ था। मीरा जो है उसने पहले उसको ये सारे सिम्टम्स थे, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स थे, फटीग है, फ्रीक्वेंट हेडेक है, पुअर डाइजेशन है, तो उसने क्या किया,
डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट में उसको पता चला कि जो इसका जीएसटी जीन है जो कि डिटॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो काम नहीं कर रहा सही से, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये काम नहीं कर रहा सही से, तो अब उसको सही से काम करवाना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब सही से काम कैसे करवाएंगे, उसकी न्यूट्रिशनिस्ट ने उसको क्या दिया, सल्फोराफेन थ्रू ब्रोकली, स्प्राउट्स, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स 4 से 5 बार खाने के लिए बोला हफ्ते में, जिससे कि उसके डिटॉक्स के जो जीन्स थे वो एक्टिवेट हो गए, ठीक है। थ्रू एचडीएसी इनहिबिटर्स को एक्टिवेट, उनको एचडीएसी इनहिबिटर के जैसे काम करके NRF2 को एक्टिवेट करके उसने डिटॉक्स जीन को एक्टिवेट करवा दिया, ठीक है। तो पहले डिटॉक्स जीन काम नहीं कर रहे थे, अब डिटॉक्स जीन काम कर रहे हैं। उसकी वजह से जो टॉक्सिक लोड था बॉडी में, जो हेडेक था, डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा था, थकान महसूस हो रही थी, वो भी अब कम हो जाएगी, ठीक है। एंड एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का प्रोडक्शन भी बॉडी में बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? Understood? Yes. ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि जो जीन है वो आपकी बॉडी में एज अ गन एक्ट करता है, बट आपके पास गन है तो जरूरी नहीं है कि वो गन ट्रिगर हो। जो आपका एनवायरनमेंट है, आपकी डाइट है, दैट पुल्स द ट्रिगर। तो बंदूक चलेगी या नहीं चलेगी वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास बंदूक है, बट चलाना है या नहीं वो पूरा आपके ऊपर है। तो मीरा वो अपने जीन्स को नहीं चेंज कर सकती थी, बट शी कुड चेंज हर जीन एक्सप्रेशन, कि कौन से जीन्स काम करेंगे, कौन से जीन्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो फूड इज नॉट जस्ट अ फ्यूल जो आपके बॉडी को वर्क करे, ठीक है। अगर आपकी बॉडी को अगर आप एज व्हीकल लेते हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइप के फूड ऐड करने हैं उसमें, ठीक है। जैसे डीजल वाली गाड़ी में आप पेट्रोल नहीं डाल सकते, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी को कौन से फूड की जरूरत है, कौन से फूड की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इट इज एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट यू आर फीडिंग टू योर बॉडी। फूड इज नॉट जस्ट फूड, नॉट जस्ट कैलोरीज। वो आप अपनी बॉडी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि कौन से डीएनए काम करेंगे, कौन से डीएनए काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो फूड इज नॉट जस्ट फूड, इट इज नॉट जस्ट कैलोरी, प्रोटीन्स, कार्ब्स, सिर्फ वो नहीं होता। फूड इज सो मच मोर देन व्हाट यू थिंक। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो दैट व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू फीडिंग योर बॉडी, बिकॉज हर एक मील से आपकी बॉडी में जेनेटिक चेंजेस आते हैं, ठीक है। वन सेकेंड। सो ये तो हमने डाइट की बात की ना। एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैसे एपिजेनेटिक्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो जैसे एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स है, जैसे कि बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे BPA है, हैवी मेटल्स है। लाइक कुछ लोग होते हैं जो फैक्ट्रीज के पास रहते हैं या फिर उनके अराउंड बहुत ज्यादा ऐसा व्हीकल्स का बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो वो आपकी डीएनए मिथाइलेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं, उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन अगर आपके अराउंड बहुत ज्यादा है तो उससे आपके हिस्टोन पैटर्न्स पे इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी जीन्स के एक्सप्रेशन को वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हिस्टोन पैटर्न पे इफेक्ट आता है एयर पोल्यूशन से, टॉक्सिन से आपका जो डीएनए मिथाइलेशन है उस पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अंडरस्टूड? देन कौन से फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो वो आपके डीएनए में मिथाइलेशन को कम कर देता है। मिथाइलेशन को कम कर दिया मतलब जो कि अननेसेसरी जीन्स हैं वो भी आपकी बॉडी में काम करने लगते हैं, ठीक है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपकी बॉडी में फोलेट मेटाबॉलिज्म में डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो अगर फोलेट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा तो वो आपकी बॉडी में मिथाइलेशन को कम कर सकता है, ठीक है, बिकॉज फोलेट से आपकी बॉडी में मिथाइलेशन रेगुलेट होता है। देन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उससे आपके जो बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी जीन्स का एक्सप्रेशन है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन वाले जीन्स कम कर देता है बॉडी एंड एंटी इन्फ्लेमेशन वाले जीन्स को बढ़ा देता है, ठीक है। देन अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो आपकी जो बॉडी है ना वो कॉर्टिसोल रिलेटेड जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा देती है। कॉर्टिसोल बढ़ता है बॉडी में अगर, तो वो आपके जितने भी डिजीजेस हैं उसको और बढ़ा देता है,
अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये चीज आप ध्यान रखो, कहीं पे या तो लिख कर रखो। ये चीज बहुत सिंपल है, मतलब बेसिकली डायरेक्ट मैंने इम्पैक्ट बताया कि स्मोकिंग से क्या होता है, मिथाइलेशन पे इफेक्ट होता है डायरेक्टली। अभी आपको मिथाइलेशन तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, करेक्ट? तो अगर मिथाइलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉपर जीन्स कौन से एक्टिव रहेंगे, कौन सा एक्टिव नहीं रहेंगे, वो आपका मिथाइलेशन डिसाइड करता है। अगर अल्कोहल आप ले रहे हैं तो उससे फोलेट मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आएगा, एंड फोलेट अगर बॉडी में प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है तो उससे मिथाइलेशन पे इम्पैक्ट आएगा। ओके, देन अगर फिजिकल एक्टिविटी आप प्रॉपरली करते हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जीन्स का एक्सप्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है? तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है। ओके, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। ओके, देन इसके प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं कि अगर आपको पता है एपिजेनेटिक फैक्टर्स आपको आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपका एपिजेनेटिक्स इफेक्ट करता है, तो आप पर्सनलाइज डाइट प्लान्स उससे रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि अगर आपको पता है कि आपके डीएनए में फोलेट मेटाबॉलिज्म वाले जीन में प्रॉब्लम है, तो आप उनको क्या दोगे? ज्यादा फोलेट वाला डाइट दोगे, ठीक है? देन प्रीनेटल न्यूट्रिशन, ठीक है? प्रीनेटल यानी कि जब भी प्रेगनेंसी होती है उसके पहले वाली स्टेज, ठीक है? तो उस टाइम पे फोलेट डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, आप उसका ध्यान रखोगे, ठीक है? तो देन लाइफस्टाइल कोचिंग की हम उनको बता सकते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल कैसे आपके हेल्दी जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन व्हाट डिड वी लर्न इन दिस लेसन? कि जो आपका एपिजेनेटिक्स है वो जीन्स और एनवायरनमेंट के जो बीच का गैप होता है ना, बीच के ब्रिज के जैसे काम करता है, कि आपके एनवायरनमेंट से, आपके फूड से सिग्नल लेके डिसाइड करता है कि आपके जीन्स का क्या एक्सप्रेशन होगा, ठीक है? देन आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे एक्ट एज अ पावरफुल मॉड्यूलेटर फॉर योर जीन एक्सप्रेशन। कैसे? थ्रू मिथाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, माइक्रो आरएनए के लेवल्स का रेगुलेशन, ठीक है? अगर आप डाइटरी इंटरवेंशन पहले करते हो, ठीक है, अर्ली स्टेजेस में ही कर लेते हो, तो वो आपके हेल्थ को पूरी तरह से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? एंड ना ही सिर्फ आपके जीन्स को वो पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, आपके जनरेशंस को भी वो इफेक्ट करेगा। जैसे अगर मैटरनल न्यूट्रिशन की बात करें तो जितना अर्ली आप उस पर वर्क करते हो, कि जैसे ही आपको पता चला है या तो कि प्रेगनेंसी होने वाली है या तो उसके पहले कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उस टाइम से ही अगर आप अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप अपने साथ साथ अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आपका बेबी है, उसके जीन्स को भी अफेक्ट कर सकता है वो न्यूट्रिएंट जो आप ले रहे हो बॉडी में, ठीक है? अंडरस्टूड? सो आज की क्लास समझ में आई आपको? Yes. समझ में? सो बेसिकली देखो, अभी तक का जो भी हमारा हमने डीएनए, आरएनए सबका बेस तैयार किया था, उससे अब आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि कैसे हम न्यूट्रिएंट को लिंक करते हैं डीएनए से। समझ पा रहे हैं कि कैसे आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस डीपली आपको डीएनए लेवल पे इफेक्ट करते हैं, करेक्ट? कोई क्वेश्चन है किसी को तो आप वो चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। या कोई स्लाइड है जो मैं रिपीट करूं अभी के लिए? कोई भी क्वेश्चन है? सबको समझ में आई ये क्लास? ओके, तो अभी नेक्स्ट क्लास में सब इसका मॉड्यूल भी रीड करके आना, असाइनमेंट भी आप करना, सो दैट अभी आप अपने डाउट्स ना कहीं पे लिख कर रखना नेक्स्ट क्लास के लिए, सो दैट यू नो कि कहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो उस चीज को हम वापस से और रिपीट कर सके, ठीक है? बाकी आपको अगर कोई भी अभी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। Okay, so till then I'll invite Dr. Agarwal to conclude the class. तब तक कि अगर किसी को और भी कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स पे लिख सकता है and I'll clear it out.
Thank you, Muskan. Again, it was a nice session today. तो स्टूडेंट्स लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज जो सिखाया, जैसे रूटीनली कैसा है, रूटीनली डाइट और ये सब चीजें हम लोग हॉस्पिटल्स में देखते ही हैं। तो जैसा इनिशियली जो बताए थे कि पर्सनलाइज्ड डाइट क्या होता है, तो पर्सनलाइज्ड डाइट का डिटेल्स आज आपको मिला है कि वाई पर्सनलाइज्ड डाइट, क्योंकि हर चीज का जब तक वाई क्लियर नहीं होता है तब तक वो चीज जो है तुम लोग वो चीज के ऊपर आगे आप जा नहीं सकते। तो आज तुम्हारा वाई क्लियर हुआ है कि पर्सनलाइज्ड डाइट क्यों करना चाहिए। एंड दिस इज एन इरा, जैसा अभी न्यूट्रिजोनोमिक्स कोर्स जो कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट पर्सनलाइज्ड डाइट, पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल प्लानिंग, पर्सनलाइज्ड एनवायरमेंटल प्लानिंग। जो भी चीजें जो करेंगे तुम, तो उसका रीजन क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें आपको आज मालूम पड़ गई है। तो जब तक वाई क्लियर नहीं होता, और जैसा मैंने बताया जो नेक्स्ट इरा जो है, अभी तुम जितने भी डॉक्टर्स देखेंगे, जितने भी लोग देखेंगे तुम मेडिकल रिलेटेड, एवरीवन इज गिविंग प्लेन में, जैसा भी तुमको डायबिटिक डाइट हो, किडनी डाइट हो, या कोई भी डाइट अगर आप देखेंगे तो इट इज परफेक्टली, अगर गूगल में भी आप देखेंगे तो वही चीजें मिलेंगी, ब्रेकफास्ट में ये लो, लंच में ये लो, डिनर में ये लो। लेकिन यहाँ पे तुमको एग्जैक्टली जो तुम्हारे डीएनए में है तो वो चीजें आपको मिलेंगे। सो दिस इज समथिंग न्यू विच इज कमिंग अप, और ये जैसे अभी लोगों को मालूम नहीं है, तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन कि जो लोगों को, बहुत फ्यू लोगों को, मीन्स यू कैन से हार्डली 0.01% को टच किया है ये चीजें। तो यू आर अमंग दैट 0.01% कि जिसको ये चीजें मालूम हो रही है। तो सबसे रिक्वेस्ट मेरा यही है कि जो भी चीजें आपको जो समझा जा रही है, जैसा आज जो मुस्कान मैडम ने जो आपको समझाया, तो ठीक है आपका कोई क्वेरीज नहीं है, लेकिन आई कैन से यू हैव अंडरस्टूड ओनली 30% आउट ऑफ इट। तो जब ये वीडियोस आप 3 बार देखेंगे तो 30 का 50 होगा, 50 का 70 होगा, और 70 पे जब रिवीजन पे आएंगे तो वो कहाँ पे तो भी 75-80 तक जाएगा। और अगर वो नहीं करेंगे तो इट विल बी जस्ट 30% ओनली। ठीक है, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, बिकॉज दिस इज वेरी डीप, और ये चीज का इंफॉर्मेशन, यू आर वेरी लकी कि ये चीज का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर सेकेंड सेशन। तो अगर वो होगा तो 70% तक आएंगे, फिर 75-80% तक आएंगे, देन यू विल रिकॉग्नाइज कि यार कि सारी चीजें आगे के जो तुम देखेंगे, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड विद दिस। अभी जैसा सारा तुमने सिर्फ एक डाइट का या एक डिजीज का आपने देखा, तो एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड विद दिस। हर जगह पे तुमको ये मिथिलेशन दिखेगा, हिस्टोन मॉडिफिकेशन दिखेगा, एम माइक्रो आरएनए दिखेगा, हर चीज में तुमको दिखेगा। तो ये बेस जो है, अगर बेस तुम्हारा स्ट्रांग हो गया तो 100% यू कैन इजिली क्लिक होगा आपको कि बाबा इसका ये है, इसका ये है। सो एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स समझने के लिए तुमको जो बेस है वो बेस समझना जरूरी है, और बेस समझने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो एंड द लास्ट वीडियो। जो लास्ट जो सेशन हुआ था हमारा वो, और आज जो सेशन हुआ वो, ये दोनों वीडियोस आपको कम से कम 3 बार देखना। जिसने ऑलरेडी देख लिया, दे हैव ऑलरेडी गॉन अहेड। जिन्होंने नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीक में पूरा टाइम निकालो, बिकॉज दिस थिंग इज फॉर यू। ठीक है, तो पूरा टाइम निकालो, इसको पूरा स्टडी करो। जैसे जैसे आप तुम वो वीडियो देखेंगे तो वो हिसाब से आगे बढ़ेंगे, और वो हिसाब से आगे का जो डिजीज जो चीज होगी, बिकॉज नेक्स्ट विल बी डिजीज, एंड जो भी चीजें जो भी ये दिखेगी, जो प्रॉब्लम्स दिखेंगे, वो तुमको इमिडिएटली समझने में आ जाएगा कि बाबा ये है। तो जैसा मैच द फॉलोइंग, जैसा हम लोग क्लास में मैच द फॉलोइंग करते थे, तो दिस इज एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट ओनली। तो उसके लिए 2 चीजें जो है मैच द फॉलोइंग में, जो 2 कॉलम्स थे, तो ये 2 कॉलम्स को समझना बहुत जरूरी है, और आगे जाके सिर्फ मैच ही करना है आपको। तो इस टाइप का चीज रहेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, गो थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू अगेन मुस्कान, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. So we have a question over here कि माधुरी मैम को डाउट है कि डीएनए लॉस होता है वो एंजाइम के थ्रू, उसको हम टाइट करते हैं, तो वो टाइट होना या लूज होना चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 1 सेकेंड रुकिए। ओके, सो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? ये व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस मैम। वन सेकेंड ना।
सो बेसिकली देखो, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि आपका डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, इसमें आपने ये एसिटाइल ग्रुप ऐड किए हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम एसिटाइलेशन कहते हैं, ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप आपके ऐड किए हुए हैं, ठीक है, तो ये जीन लूज है, इसका एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ओके। ये फॉर एग्जांपल अगर डिटॉक्स जीन है आपका, ठीक है, अगर ये आपका डिटॉक्स जीन है, ठीक है, ये अगर आपका डिटॉक्स जीन है तो इसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है, हमारे लिए एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक्सप्रेशन जो है ये काम आएगा, करेक्ट। बट अगर इस जीन का फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन हो जाता है, ये एसिटाइलेशन है इसका, अगर एसिटाइल ग्रुप हट जाता है तो ये कंडेंस हो गया, ठीक है, अब ये कंडेंस हो गया, एसिटाइल ग्रुप कहीं पे भी आपको ये रेड वाला नहीं दिख रहा, मतलब इसमें एसिटाइलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये डी एसिटाइल हो गया, डी एसिटाइल हो गया तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है, तो ये डिटॉक्स जीन जो है वो काम नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आई आपको? एसिटाइलेशन मतलब यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ, ठीक है, एंड डी एसिटाइलेशन मतलब ये एसिटाइल ग्रुप निकल गया। अब एसिटाइल ग्रुप निकल गया तो डिटॉक्स वाली जीन काम नहीं कर रही है। अब ये प्रोसेस में हेल्प करता है आपका HDAC, ठीक है, HDAC यहाँ पे काम करता है, ओके। नाउ अब आपका कहना ये था कि जीन लूज होना अच्छा है या टाइट होना अच्छा है, ठीक है, तो अगर ये जीन यूजफुल है, ठीक है, अगर हम डिटॉक्स जीन के बारे में बात करें तो ये जीन यूजफुल है, करेक्ट, तो इसका एक्सप्रेस होना ही हमारे लिए अच्छा है। पर अगर ये कोई दूसरी जीन होती, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये इन्फ्लेमेशन की जीन होती, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन की जीन होती तो उसके लिए हमें ये जीन एक्सप्रेशन अच्छा होता या फिर जीन टाइट अच्छा होता, बताओ। टाइट होना चाहिए। क्या क्या कहा आपने? टाइट होना। करेक्ट, तो परफेक्ट, तो वही हर एक जीन का डिफरेंट होता है। अगर वो जीन हमारे लिए यूजफुल है तो उसका एक्सप्रेशन जरूरी है, अगर वो जीन हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो उसका कंडेंसेशन जरूरी है, मतलब वो उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो वो जीन पे डिपेंड करता है कि उसका लूज होना अच्छा है या टाइट होना अच्छा है, ओके, समझ में आई आपको ये चीज? हेलो हेलो, हाँ, आपको डाउट था ना मैम, आपका डाउट क्लियर हुआ है यहाँ पे? हेलो, ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे? माधुरी मैम, आपको डाउट था ना, आपका डाउट क्लियर हुआ है यहाँ पे? हेलो क्लियर है मैम। क्लियर हुआ ना? ओके, सो अभी अगर सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो आई विल एंड द क्लास ओवर हियर। मैं मॉड्यूल भी प्रोवाइड करूंगी आपको, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में आपके और भी कोई अगर डाउट्स है ना तो वो आप डाउट अपने साथ लिख कर लेके आइए, सो दैट वी कैन क्लियर इट आउट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। So thank you so much all for joining and listening to me. Okay. Thank you, madam. Thank you. Bye. Recording stopped.